सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ कि आप लोग क्लास 11th में आ गए हो और आप लोगों ने अपनी 10th क्लास की जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण कर ली है। तो स्टूडेंट्स, आगे की क्लासेस में थोड़ा सा मैं आपको पहले आज इंट्रोडक्शन देता हूँ क्योंकि हमारी ये पहली क्लास है, और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आगे आपको अब तक कैसा आपको माहौल मिलता था सब्जेक्ट वाइज, सिलेबस वाइज, और आगे कैसा माहौल आपका रहने वाला है। तो सबसे पहले हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग जो आपके 11th फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है उसके ऊपर आएंगे, जिसका नाम है भौतिक जगत। तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, भौतिकी के ऊपर बात करने वाले हैं, बिल्कुल डीपली हम लोग बात करेंगे और इस तरीके से बात करेंगे कि अगर आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आता है कि मुझे नहीं समझ में आती है फिजिक्स, तो आपको समझ में आ जाएगी, उसके लिए आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है फिजिक्स मुझे कठिन लगती है तो उसके लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि फिजिक्स मुझसे समझी नहीं जाती तो उसके लिए भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ध्यान देना होगा क्लास में, जब आप क्लास में आते हैं एक नोटबुक और एक पेन लेके आए, मैं आपको कुछ काम करने के लिए देता हूँ, आप वो काम कीजिए। बहुत ही आसान से काम होते हैं और जब आप वो करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि फिजिक्स वास्तव में कितनी आसान है। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम डिले किए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन, जिसमें कि हम लोग क्लास 11th फिजिक्स के ऊपर जो फर्स्ट उसकी यूनिट है उसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है क्लास 11th, इस बात के ऊपर कि क्लास 10th तक आपका माहौल कैसा था। तो क्लास 10th में अगर मैं बात करूं तो आपके पास एक बुक होती थी साइंस की, अदर सब्जेक्ट्स भी होते थे लेकिन हम साइंस के ऊपर चर्चा करेंगे। साइंस के अंदर, विज्ञान विषय के अंदर अच्छा, एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो आपकी क्लास चलने वाली है वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में चलने वाली है। तो अगर अब तक आप सिर्फ हिंदी में पढ़ के आ रहे थे तो आपको ध्यान देना है कि इंग्लिश में भी आपको जो टर्म्स हैं उनको यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके 3 पार्ट थे, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, जीव विज्ञान यानी बायो, और भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, ठीक है। इसके अंदर जूलॉजी और अदर टर्म्स भी आते हैं लेकिन उनके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। और लास्ट में आपके पास कुछ पर्यावरण के भी कुछ टॉपिक थे, ठीक। लेकिन अब क्या होगा, अब तक आपके पास क्या थी, एक बुक थी, ओनली वन बुक, साइंस की पूरी एक किताब थी और उसके अंदर रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान सब कुछ था। लेकिन अब आपके पास रसायन विज्ञान की बुक अलग, क्लास 11th से आपके पास रसायन विज्ञान की बुक अलग, जीव विज्ञान की बुक अलग, भौतिक विज्ञान की बुक अलग। यानी कि पहले ये एक विषय हुआ करता था, एक सब्जेक्ट हुआ करता था आपके पास 10 तक, अब ये 3 सब्जेक्ट हो गए। अब ये कितने हो गए, 3 विषय हो गए, तीनों अलग अलग हो गए, तीनों की अलग अलग परीक्षा होनी है, तीनों आपको अलग अलग पास करने हैं। पहली बात तो ये है। 11th में जिनके पास भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होगी तो उनको बायो नहीं पढ़नी है, जिनके पास मैथ नहीं होगी तो उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़नी होगी, ठीक है। ये चीजें तो आपको पता होंगी जैसे आपने स्ट्रीम ले लिया होगा। तो ये रही बहरहाल क्लास 10th की बात। अब क्लास 10th से क्लास 11th का साइंस, क्लास 11th के भौतिकी किस प्रकार से भिन्न है, आप लोग पहले मेरी बात को ध्यान से सुनते जाइए और अगर आपको उसमें कोई भी डाउट होता है तो फिर हम आगे उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। बट आपको जो बातें मैं आज बता रहा हूं वो आपका बेस है, उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए। चैप्टर के ऊपर हम लोग बहुत बाद में आएंगे, सबसे पहले हम इस टर्म्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, इस शब्द के ऊपर चर्चा कर लेते हैं जिसका नाम है भौतिक विज्ञान यानी भौतिकी, ठीक है। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए। सबसे पहले आपसे पूछा जाए भौतिकी क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, ये क्या है। तो अगर आपका उत्तर होगा, अगर आप आंसर देना चाहेंगे तो वास्तविक रूप में इसकी सटीक जानकारी देना मुश्किल है, इसकी जो सटीक परिभाषा है वो संभव नहीं है, इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। लेकिन आप क्या बता सकते हो, अब मैं आपको रिलेट करवाता हूं कि इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, इसकी परिभाषा होनी क्या चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान दो, आपके पास क्लास 10th में कुछ टॉपिक्स के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो क्लास 10th से ही हम क्लास 11th में आए हैं तो क्लास 10th की बातों को हम लोग यूज करते रहेंगे। अब मैं जो जो चीजें यहां पर लिख रहा हूं वो ध्यान से देखना। रेनबो, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का बनना आपने सीखा था, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं ये बात भी आपको पता है।
ठीक है। इसके अलावा इंद्रधनुष में 7 रंग क्यों होते हैं ये भी आपको पता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है ये भी आपको पता है। ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का मुड़ना भी आपको पता है कि जब आपने देखा था कि हम लोग ये देखते हैं कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी किरण मुड़ जाती है ना, ये भी आपको पता है। ये सारी चीजें अगर आप ध्यान देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारी चीजें किससे संबंधित हैं? ये प्रकाश हो गया, इंद्रधनुष हो गया, तारे हो गया, ये सारी चीजें संबंधित है बच्चों प्रकृति से, नेचर से। तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि फिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिक्स के अंदर हम प्रकृति से संबंधित घटनाओं, प्रकृति से संबंधित विज्ञान को पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अब जब हमारे दिमाग में एक परिभाषा इसकी आ गई है, एक शब्द हमारे पास आ गया है कि फिजिक्स जो है दैट इज नथिंग बट ये प्रकृति या फिर नेचर से रिलेटेड है। जब हमारे दिमाग में ये बात आ गई है कि फिजिक्स या भौतिकी जो है ये प्रकृति से रिलेटेड है, तो प्रकृति तो हमारे आसपास है ना, हमारे आसपास हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो प्रकृति है। तो भौतिकी आपको सीखने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी, ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना, आपको अपने आसपास की जो प्रकृति है उसको एनालाइज करना है, उसके ऊपर चिंतन करना है। ठीक है। और जब आप उसके ऊपर चिंतन करेंगे, जब आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप गारंटीड फिजिक्स को भी समझ पाएंगे। आई मेरी बात समझ में? तो फिजिक्स समझने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मोटी मोटी किताबों का सहारा लेना पड़ेगा, हाँ उनकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपको मेनली प्रकृति को फॉलो करना है, नेचर को फॉलो करना है। ठीक है। तो फिजिक्स का जन्म कैसे, किस प्रकार से हुआ, ये सारी चीजें तो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे और इनको आप लोग पढ़ते भी रहेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, आगे आने वाली क्लासेस में। लेकिन मैं अभी बताता हूं आपको कि फिजिक्स किस प्रकार से प्रकृति से रिलेटेड है। अभी हमने बात बोली कि फिजिक्स जो है वो प्रकृति से रिलेटेड है, लेकिन किस प्रकार से रिलेटेड है। चलिए मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेकर के आपको इसको समझाने के प्रयत्न करता हूं कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। आपको पता है एक व्यक्ति था, साइंस अगर आपने पढ़ी होगी तो साइंस में ये कहानी बहुत फेमस है। एक सेब गिरा था किस व्यक्ति के ऊपर? जो साइंटिस्ट है उनका नाम है न्यूटन। ये एक बहुत ही मामूली घटना है। आप देखते होंगे कि भाई पेड़ से कोई चीज टूट कर गिर रही है, आपके हाथ से कोई चीज छूट कर गिर रही है, ये एक बहुत ही मामूली घटना है। लेकिन इस मामूली घटना ने भौतिकी के बहुत बड़े सिद्धांत, भौतिकी के बहुत बड़े नियम को जन्म दिया, और वो नियम है बच्चों, वो नियम है गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम ये भी बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल मतलब पूरे ब्रह्मांड को, सभी पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को ये नियम बांध के रखता है अपने पास। तो कहने का क्या मतलब है बच्चों, यहां से हमको क्या चीज समझ में आई कि एक सेब का गिरना बहुत ही मामूली घटना है, बहुत ही ऑर्डिनरी एक इवेंट है, ये होते रहता है। पेड़ से कोई चीज टूटकर, पत्ता सेब गिरते रहता है, फल गिरना है, एक बहुत ही मामूली घटना है। लेकिन उसका निरीक्षण करके, उसके ऊपर चिंतन करके एक नियम बना, और इस नियम ने ब्रह्मांड की बहुत बड़ी बड़ी गतिविधियों, बहुत बड़ी बड़े कार्यविधियों को समझने में हमारी मदद करी। कौन कौन सी, क्या क्या समझने में मदद करी? तो हमको क्या क्या समझने में मदद करी, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूं। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, किसने बताया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, हमको पृथ्वी के चारों ओर उपग्रहों की गति, किसने बताया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने बताया, गुरुत्वाकर्षण के नियम ने बताया। तो आप समझ रहे हो, एक बहुत ही छोटी सी घटना
सेब के गिरने ने इतनी बड़ी बड़ी जो घटनाएं थी उनको दिखा दिया। भाई अगर मुझे सूर्य के चारों ओर, सूर्य तो पृथ्वी से काफी किलोमीटर दूर है ना, पृथ्वी के जो आसपास जो चंद्रमा घूम रहा है वो पृथ्वी से काफी किलोमीटर दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, तो हम वहां जा करके तो उसकी गति को नहीं देख सकते। लेकिन एक छोटा सा इवेंट जिसने कि इन बड़ी बड़ी घटनाओं को समझने में हमारी मदद करी, वो था एक सेब का गिरना। और ये हमारे जो फिजिक्स के सब्जेक्ट में, यानी भौतिकी के जो सब्जेक्ट है उसके अंदर ही एक बहुत बड़ा नियम माना जाता है, बहुत बड़ा इवेंट इसको माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे नियम आए। मैं आपको बस एक एग्जांपल के थ्रू ये समझाना चाह रहा था कि जो हमारे चारों ओर प्रकृति है वो किस प्रकार से हमारी मदद कर रही है, हमारे चारों ओर जो भी घटना हो रही है उनको समझने में। ठीक है, अब हमारे चारों ओर बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि बांध बनाए जाते हैं, डैम्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और डैम्स से हम लोग क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं, और उस बिजली को हम लोग बेचते हैं, सरकारें बेचती है, हम लोग क्या बेचते हैं, सरकार बेचती है, इलेक्ट्रिसिटी। और उससे जो पैसा आता है उसको खर्च किया जाता है ना, उससे हम लोग अपना खर्चा चलाते हैं। तो ये बांध का बनना, इसको कौन समझाएगा, कैसे बांध बनाया जाएगा, इसको फिजिक्स समझाएगा। इसको फिजिक्स कैसे समझाएगा, इसको फिजिक्स ये समझाएगा कि आप क्या करो, इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। इधर पहाड़ है और इधर पहाड़ है, पहाड़ के बीच में तुम क्या करो, दीवार बना दो। तो ये जो नदी यहाँ से आ रही है इसका पानी रुक जाएगा तो इकट्ठा हो जाएगा बहुत सारा। जब ये इकट्ठा होकर के क्या होगा, पानी ऊंचा चढ़ेगा। जब ये ऊंचा चढ़ेगा तो फिर इसको यहाँ से किनारे से गिरा दो। तो जब ये पानी ऊंचाई से गिरेगा तो यहाँ नीचे हमने एक टरबाइन लगा देनी है जिसके पंखे होंगे। ठीक है, और ये पानी जब इस टरबाइन के पंखों पर गिरेगा तो इस टरबाइन पर जो भी एक प्रक्रिया लगी होगी उसके थ्रू हम लोग बिजली का उत्पादन करेंगे। और ये पानी कंटिन्यूअसली गिरते रहेगा तो बिजली कंटिन्यूअसली बनती रहेगी। उस बिजली को हम लोग तारों के माध्यम से आगे भेज सकते हैं और जनता को जो बिजली की आपूर्ति है वो पूरी हो सकती है। बात समझ में आई? तो हम लोग क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है, बिजली। इस बिजली की आवश्यकता को किसने पूरा किया, बांध ने। बांध किस पर बनाया गया, नदी पर। और नदी क्या है आपको पता है, नदी क्या है, नदी इज पार्ट ऑफ नेचर, प्रकृति का हिस्सा है। अब आई बात समझ में? तो प्रकृति सीधे सीधे रिलेटेड कौन, फिजिक्स। तो मेरा आपको इतना समय देने का इस टॉपिक के ऊपर सिर्फ एक कारण है, वो ये कि फिजिक्स जो है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नेचर। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगी तो बच्चों आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हमारे आसपास जो भी चीजें, मैंने 2-3 एग्जांपल आपको अभी दे दिए। ठीक है, तो फिजिक्स और नेचर आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, यानी एक दूसरे से संबंधित है। तो और जो ग्रीक भाषा में जो फिजिक्स का शब्द लिया गया है उसका मतलब भी नेचर होता है। ठीक है, तो फिजिक्स हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये है कि ये प्रकृति के हर एक घटना को समझने में हमारी मदद करेगा, ये बात गारंटीड है। नंबर टू जिसके ऊपर मैं चर्चा करना चाह रहा हूं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। किसी भी इवेंट का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। किसी भी घटना का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर हम लोग किससे डिसाइड कर सकते हैं, फिजिक्स से। किसी भी घटना का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं, फिजिक्स से। एक गाड़ी है, ठीक है, और उस गाड़ी की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की है। मैं ये बता सकता हूं कि अगर ये इसी स्पीड से चलता रहे तो 2 घंटे बाद ये गाड़ी कितने किलोमीटर चल जाएगी। ठीक है, और मुझे ये पता लगे कि ये गाड़ी कितनी दूरी तय करके आई है, तो मैं ये बता सकता हूँ कि स्टार्टिंग में जहां से हम ये गाड़ी स्टार्ट हुई होगी वहां पर इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। ठीक है, मतलब कि इस गाड़ी के भूतकाल से लेकर और भविष्य काल तक की यात्रा को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं भौतिकी की सहायता से। ठीक है ना, तो भौतिकी एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग क्या कर सकते हो, जिसमें आप लोग किसी भी घटना के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की गणना कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, और जो भी नियम दिए गए हैं, जो भी हमारे पास नियम उपलब्ध हैं उनकी सहायता से। अगर नहीं हम कर पा रहे हैं तो हम लोग उसको एनालाइज करेंगे, एक नया लॉ बनाएंगे, एक नए लॉ के आधार पर उन घटनाओं को समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम लोग
उस घटना से संबंधित भी जो भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर उसकी जानकारी है वो समझ पाएंगे। आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिक्स का सिग्निफिकेंस क्या है। तो आई होप मैं समझा पाया हूँ आपको। ठीक है, अब ये काम किस तरीके से करता है, तो सीधी सी बात जो अभी मैंने आपको बताया, कोई भी प्राकृतिक घटना है, कोई भी प्राकृतिक नेचुरल इवेंट है, उसको देखना है, उसको समझना है, उसके बाद उसके आधार पर एक नियम देना है और उस नियम के आधार पर अन्य प्राकृतिक घटनाओं को समझने में यूज करना है उसका। अन्य प्राकृतिक घटनाओं की जानकारी। ठीक है, जब मैंने एक नियम दे दिया, एक रूल बना दिया या फिर एक सूत्र दे दिया, तो उस सूत्र के आधार पर मैं कोई भी घटना है उसकी भविष्यवाणी कर सकता हूं, घटना की भविष्यवाणी। कैसे? जैसे सपोज मैंने गति के नियम बनाए और गति के नियम के आधार पर गति के जो 3 सूत्र हैं वो दिए। ठीक है, अब उसमें से किसी भी एक सूत्र v बराबर u प्लस ए टी, देखो ज्यादा कंफ्यूज मत होना, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो जैसे अगर मुझे इनमें से 3 चीज की जानकारी है, v u और a की जानकारी है, यानी वेग और त्वरण की जानकारी है, तो मैं बता सकता हूं कि वस्तु को कितना समय लगा होगा इस वेग को प्राप्त करने में। समझ रहे हो, यानी कि भविष्यवाणी। और मैं ये बता सकता हूं कि अगर ये इस वेग से चलती रही तो कितने समय बाद ये दूसरे बिंदु पर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं। तो यहां पर हम जो भी फिजिकल वर्ल्ड में जो भी नियम या सूत्र देते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं और उनको चेक करने के लिए हम घटना की भविष्यवाणी करते हैं जो रिजल्ट, और अन्य प्राकृतिक घटनाओं की जानकारी हम उसके आधार पर देते हैं। जैसे कि एक प्राकृतिक घटना हुई थी सेब का गिरना, उसके आधार पर नियम बना था गुरुत्वाकर्षण का नियम, और उसके आधार पर हमने ये समझा था कि सूर्य के चारों ओर ग्रह किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आपकी जो फिजिक्स है उसके अंदर पहला चैप्टर है फिजिक्स फिजिकल वर्ल्ड, जिसका कि नाम मतलब है भौतिक जगत। तो भौतिक जगत का सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, जो आपके आसपास है, आपके चारों ओर जो वर्ल्ड है, जो आपके आसपास आपको दिख रहा है, दैट ओनली। तो फिजिकल वर्ल्ड जो आपके आसपास जो भौतिक जगत है उसकी हम लोग बात यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, उसकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये सभी चीजें आपने जो है पढ़ी, जो चीजें मैंने आपको समझाई, ये मैं आपको फिजिक्स के साथ आपका इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूं। और फिजिक्स जो है वो भौतिक जगत के, आपके प्राकृतिक जगत के आपका एक सब्जेक्ट है, यानी जो आपका प्रकृति है, नेचर है, उसके अंतर्गत आपका भौतिकी आता है। ठीक है, अब हम लोग किस प्रकार से भौतिकी को समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर हमारे 2 सिद्धांत जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। 2 important principles। 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो जो 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत हमारे पास है बच्चों, वो ये हैं, नंबर 1 एकीकरण, नंबर 2 न्यूनीकरण। एकीकरण और न्यूनीकरण को हम लोग बोलते हैं यूनिफिकेशन एंड न्यूनीकरण को हम लोग बोलेंगे रिडक्शनलिज्म। ठीक है, एकीकरण मतलब यूनिफिकेशन, ठीक है, और रिडक्शनलिज्म मतलब न्यूनीकरण। क्या होगा एकीकरण न्यूनीकरण में, अभी मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। एकीकरण मतलब हमको यूनाइट करना है, टू यूनाइट। ठीक है, जो वेरियस इवेंट है, बहुत सारे इवेंट है, उनको यूनाइट करना है। जैसे कि सपोज, जैसे हम लोग बात करते हैं कि अभी मैंने आपको 3-4 चीजें बताई, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति,
नंबर सेकंड हमने बताया कि पृथ्वी से वस्तु का चिपकना, चिपकना अर्थात कि हम लोग क्या है, पृथ्वी से चिपके हुए हैं ना, है ना, तो पृथ्वी से वस्तुओं का चिपकना। इसके अलावा हम लोग ये भी बात कर सकते हैं कि वस्तुओं का पृथ्वी पर गिरना। कोई भी चीज अगर आपके हाथ से छूटेगी तो वो कहाँ गिरेगी, पृथ्वी पर, है ना, या फिर आसमान से भी कोई चीज गिरेगी तो वो पृथ्वी पर गिरेगी। तो ये सभी जितने भी हमने इवेंट्स देखे, जितने भी हमने अपने आसपास वो देखे, घटनाएं देखी, इन सबको मैंने यूनाइट कर दिया। इन सबको मैंने किसमें यूनाइट किया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैंने बोला ये सब किस लिए हो रहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम है। आई बात समझ में? तो ये एकीकरण में हम ये काम करेंगे कि बहुत सारी घटनाओं को, जो सिमिलर घटनाएं, जो एक जैसी घटनाएं हैं, उनको समझने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए हम एक नियम के द्वारा या फिर एक सिद्धांत के द्वारा हम उनको समझेंगे। ठीक है, दिस इज लॉ, दिस इज यूनिफिकेशन प्रिंसिपल इन फिजिक्स। और रिडक्शनलिज्म हम क्या करते हैं कि हम इसको घटाते हैं, यानी उसको कम करते हैं, जिससे कि हम लोग क्या है, एक सिस्टम जनरेट कर पाए, और एक सिस्टम जिससे कि हम अदर जो जानकारियां हैं उनको समझने में हमको मदद मिल पाए। ठीक है, तो ये चीज हम लोग दो महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बहरहाल हम इनके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे, अभी मैं इनको पूरी तरीके से तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो अगली क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो जो हमने आज पढ़ा उसको मैं दोबारा से रिवाइज करना चाह रहा हूं। हमने पढ़ा आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड, जिसका कि नाम है भौतिक जगत। भौतिक जगत में हमने देखा कि भौतिकी यानी फिजिक्स का हम किस प्रकार से यूज करते हैं अपने भौतिक अपने आसपास, यानी अपने जगत में, अपने वर्ल्ड में। देखो, मैंने आपको फिजिक्स की जो 2-3 डेफिनेशन बताई थी उनको ध्यान रखना। पहली चीज ये है कि प्रिसाइज डेफिनेशन, यानी कि सटीक, प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स इज नॉट पॉसिबल, यानी फिजिक्स की, भौतिकी की सटीक परिभाषा जो है वो संभव नहीं है। और इसके अलावा हमने ये देखा कि किसी प्राकृतिक घटना को समझने की जो विधि है वो हमको कहाँ से प्राप्त होगी, वो हमको फिजिक्स से प्राप्त होगी, वो हम फिजिक्स के अंदर समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी और इंटरेस्टिंग लगी होंगी। अगली क्लासेस में हम इसी टॉपिक को फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। हम लोग यूनिफिकेशन और रिडक्शनलिज्म को, एकीकरण को आगे समझेंगे, जिसमें कि हम लोग ये चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये फिजिक्स जो है, हम लोग एक बहुत ही छोटे पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन, जिसका आकार बहुत छोटा है, जिसको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, वहां से लेकर इस पूरे ब्रह्मांड जिसका आकार इतना बड़ा है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, इसके बीच के इतने बड़े रेंज को हम लोग कैसे फिजिक्स के अंदर समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस।